हेलो बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया आपके अपने चैनल शेप इन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने 11th क्लास के 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब बीच के 2-3 चैप्टर को स्किप करते हैं। हम स्किप करके एक मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ अकाउंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ध्यान से समझना, ध्यान देना, मकअप नहीं करना। हमने किसी भी चीज को अच्छे से समझना है और लॉजिक के साथ समझना है। जहां लॉजिक से आप टूटे वहां समझ के चलना कि आपका अकाउंट के साथ लिंक टूट गया है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप लॉजिक को ब्रेक कर रहे हैं तो आप सेम टाइम पे हमें मैसेज करना, हमें मेल करना, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा जरूर। आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि एक बिजनेसमैन अपनी जो बुक्स बना रहा है उन बुक्स में कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी बुक मेंटेन कर रहा है उस बुक में, और उसने जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है उस बैंक के स्टेटमेंट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस आ रहा है तो क्या रीजन है उसका, उसको रिकंसाइल करना मेन हमारा टॉपिक है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्लास 11 का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नॉर्मली बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक बिजनेसमैन और दूसरा थर्ड पार्टीज जिसके साथ बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस करता है। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें फंड्स आ रहे हैं, फंड्स जा रहे हैं, किसी ना किसी बैंक के साथ अपना बिजनेस का एक अकाउंट ओपन करता है जिसे आप करंट अकाउंट कहते हैं। कभी जो भी ट्रांजैक्शन उसके साथ हो रही हैं, जो वाया बैंकिंग हो रही हैं, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन वाया बैंकिंग हो रही हैं वो उसी बैंक अकाउंट के थ्रू रूट होती हैं जो बिजनेसमैन ने ओपन कर रखा है। और बिजनेसमैन ने जो जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू रूट करी है उसको अपने पास अकाउंट्स बुक में भी मेंटेन करता है। कभी कभार कुछ पोजीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें जो ट्रांजैक्शंस बैंक में हुई हैं वो अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं, या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो अकाउंट बुक में तो रिकॉर्ड कर दी गई है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड होने से रह गई हैं। जब इस तरह की पोजीशन आती है तो बैंक में जो बैलेंस आ रहा होता है और जो अकाउंट बुक में बैलेंस आ रहा होता है दोनों डिफर करते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को पहचानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन की मेंटेन की गई अकाउंट्स बुक्स और उसके बैंक द्वारा मेंटेन की गई पासबुक जिसे कहते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है उसको पहचानने के लिए बनाया गया स्टेटमेंट है। यानी कि नॉर्मली क्या है, ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो पार्ट हुए। नंबर वन, बिजनेस अकाउंट बुक्स, और दूसरा बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंक। बिजनेसमैन की जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो अपने बिजनेस अकाउंट में बुक में मेंटेन करता है, जिसे आप कहते हैं कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम। और बैंक ने बिजनेसमैन का जो अकाउंट मेंटेन किया हुआ है उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। नॉर्मली केसेस में एज पर अकाउंटिंग रूल्स डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च करोगे उससे ज्यादा तो पहले आप किसी से एज अ लोन रिसीव करोगे, फिर आप खर्च करोगे। यानी कि आपकी बुक्स का बैलेंस हमेशा इक्वल रहेगा, ये अप डाउन नहीं हो सकता। बिजनेसमैन ने बैंक में जो अकाउंट ओपन किया हुआ है वहां से हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा या बैंक पासबुक मिलेगा। और जो बिजनेसमैन की बुक्स में जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बुक मेंटेन हो रही है उसे कैश बुक बोलेंगे। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो कैश बुक का कैश कॉलम होगा। लेकिन जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है वो बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं कैश बुक का बैंक कॉलम। जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की वाया चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस या बैंक के किसी और रूट से हुई हैं तो उनका लेखा जोखा बुक्स में बैंक कैश बुक की बैंक कॉलम में किया जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। टू check the difference in both the books is the process that is known as bank reconciliation statement. To check the difference in both the books is the process that is known as बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इन दोनों बुक्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है, और टू चेक द रीजंस डिफरेंस difference of balances in both the books, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक
is known as bank statement. अब पढ़ते हैं कि बैंक का पासबुक और बिजनेसमैन के अकाउंट का बैंक बुक दोनों में डिफरेंस होने के रीजंस क्या है, किस रीजन से डिफरेंस हो सकता है। नंबर 1, चेक इशूड। ले लो, लेना है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक का स्टेटमेंट और अकाउंट्स में मेंटेन किया हुआ बैंक कॉलम कैश बुक का डिफरेंस बताता है। क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन नंबर 1, चेक issued but not presented for payment in bank. Check issued but not presented for payment in bank. बिजनेसमैन ने किसी से क्रेडिट पे कुछ मटेरियल परचेज कर रखा था, टाइम आ गया उसको पेमेंट करने का, वो बिजनेसमैन के पास आया, बिजनेसमैन ने उसको चेक कट करके दे दिया, चेक पे अमाउंट लिखा और उसको दे दिया। जैसे ही बिजनेसमैन ने चेक दिया सप्लायर को, उसके अकाउंटेंट ने बुक्स में एंट्री कर दी कि फला पार्टी को हमने इतने रुपए का चेक दे दिया, उसका अकाउंट उतने रुपए से डाउन कर दिया। लेकिन पार्टी ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया ताकि उसका अकाउंट क्रेडिट हो और बैंक हमारे अकाउंट से बैलेंस को पे कर दे। क्योंकि हमारी बुक्स में एंटर हो गया था चेक इशू किया हुआ, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। ये रीजन रहा बैंक और कैश बुक के डिफरेंस का। हमने जैसे ही चेक इशू किया, हमने अपना बैंक कॉलम डाउन कर दिया, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट अभी भी अप है। बैंक स्टेटमेंट तब डाउन होगा जब जिसको हमने चेक दिए वो चेक बैंक में डाल देगा और बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, तब हमारे बैलेंस बराबर होगा। पहला रीजन क्या रहा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। दूसरा रीजन, check received from customer but not presented in बैंक। जैसे हमने अपने कस्टमर को चेक इशू, सप्लायर को चेक इशू किया, ऐसे ही हो सकता है हमें किसी कस्टमर से चेक रिसीव हो। जैसे कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, हमने अपनी बैंक बुक में एंटर कर दिया, यहां पर हमारे अकाउंट्स की बैंक बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हम वो चेक बैंक में डालना ही भूल गए, बैंक में वो चेक हमने प्रेजेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया। हमारा अकाउंट्स का बुक तो अप हो गया, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट अभी भी डाउन है। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या होगा? वो चेक या तो बैंक में प्रेजेंट करें या हम जो चेक बुक्स में एंटर कर चुके हैं उसे बुक से रिमूव करें। ये रहा आपका दूसरा रीजन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। तीसरा, check given to supplier dishonored by bank।
हमने अपने चेक से सप्लायर को पेमेंट करी। जैसे ही सप्लायर को पेमेंट करी, हमने अपना अकाउंट जो खुद मेंटेन कर रहे थे उसका बैंक कॉलम हमने डाउन कर दिया। लेकिन जब कस्टमर ने बैंक में चेक प्रेजेंट किया, बैंक ने किसी रीजन से उस चेक को ऑनर नहीं किया और वो डिसऑनर कर दिया। यानी कि हमारे बैंक का जो बैलेंस था स्टेट पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में, वो इंटेक्ट रहा, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी अकाउंट बुक को डाउन कर चुके थे। अब हमें बराबर करना पड़ेगा, या तो स्टेटमेंट को डाउन करें या हम अपनी कैश बुक को अप करें। तीसरा रीजन रहा चेक गिवन टू सप्लायर डिसऑनर बाय बैंक। रीजन नंबर 4, check received from customers but dishonored by बैंक। जैसे हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, हमने अपने अकाउंट बुक में एंटर कर दिया। जैसे अकाउंट बुक में एंटर किया, अकाउंट बुक बढ़ गई और जो चेक बैंक ने प्रेजेंट किया था, कायदे से बैंक अकाउंट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बैंक ने किसी रीजन से वो चेक डिसऑनर कर दिया। हमारा बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं रहा। ये हमारा रहा चौथा डिफरेंस, चौथा रीजन रहा जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। नॉर्मली बैंक हमें जो सर्विस देता है उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस कलेक्ट करता है। बैंक ने जो चेकबुक हमें इशू किया, चेकबुक के चार्जेस लिए, बैंक ने एटीएम कार्ड दिया, एटीएम कार्ड के चार्जेस लिए, हमने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन की, एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया, आईएमपीएस किया, बैंक ने उसके चार्जेस हमसे कलेक्ट किए। जब बैंक ने हमसे चार्जेस कलेक्ट किए तो हमारा बैंक का स्टेटमेंट डाउन हो गया। लेकिन हमें कब पता लगेगा कि बैंक ने चार्जेस कलेक्ट किए हमसे? जब हम बैंक जाके स्टेटमेंट लेकर आएंगे। जब स्टेटमेंट लेकर आए तो हमने ये देखा कि हमारे बैंक का बैलेंस डिफर कर रहा है हमारी कैश बुक से। हमने जब डिफरेंस चेक किया, पता लगा बैंक ने कुछ चार्जेस कलेक्ट कर रखे हैं। वो चार्जेस जब कलेक्ट किए बैंक ने, हमें तब पता लग गया जब हम स्टेटमेंट लेकर आए। ये रहा हमारा पांचवा डिफरेंस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। डिफरेंस नंबर 6, डिफरेंस का रीजन नंबर 6, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू और बैंक अकाउंट। हमारे कस्टमर ने हमें बिना बताए हमारे बैंक अकाउंट में जो पेमेंट उसने हमें देनी थी डिपॉजिट कर दी। और हमें वो कब पता लगी? जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेकर आए। जब तक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आई थी तब तक हमारी बुक्स का, कैश बुक का बैलेंस डाउन था और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अप था। जब स्टेटमेंट लेकर आए तब हमने उसको करेक्ट किया चेक करके। यानी कि ये हमारा 6th रीजन, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू और बैंक अकाउंट। रीजन नंबर 7, पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
हमने कोई लोन ले रखा था, हमने अपने बैंक को बोल दिया कि हर मंथ की एक डेट बता दी, इस डेट को आप इस लोन की पेमेंट इस पार्टी को कर देना। बैंक ने पेमेंट पार्टी को कर दी हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पर मंथ, लेकिन हमारी जो बैंक बुक अकाउंट में मेंटेन कर रखी थी कैश बुक, उसमें वो पेमेंट की एंट्री नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। उसका हमें कब पता लगा? जब बैंक से स्टेटमेंट हमारे पास आई कि बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट्स कर रखी हैं। यानी कि अगला रीजन क्या रहा? पेमेंट्स मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। पॉइंट नंबर 8, any income like interest or dividend collected by बैंक। जिस तरीके से बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए थे हमसे, हमारा बैंक का बैलेंस डाउन हो गया था, उसी तरह से हो सकता है कि हमारी कोई इनकम बैंक ने हमें दी हो। हमने बैंक में जो पैसा जमा किया हुआ है, हो सकता है बैंक ने उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दिया हो, या हमने कोई शेयर खरीदे हुए हैं, हमें उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव हुआ हो हमारे अकाउंट में। ये बातें हमें कब पता लगेंगी? जब बैंक से स्टेटमेंट हमारे पास आएगा। उससे पहले हमारी अकाउंट की बुक्स में इनकी एंट्री नहीं होती है। ये भी रीजन रहा हमारा बैंक रिकंसिलिएशन करने का। पॉइंट नंबर 9, any entry omitted to be recorded in account books। हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया और उस पार्टी ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया। बैंक का बैलेंस डाउन भी हो गया क्योंकि चेक ऑनर हो गया, लेकिन हमारा अकाउंटेंट हमारी अकाउंट बुक्स में उस चेक की एंट्री करने से भूल गया। तब भी क्या होगा? हमारा बैंक का स्टेटमेंट और अकाउंट्स का बुक मैच नहीं करेगा। ये रहा हमारा रीजन नंबर 9। रीजन नंबर 10, any entry omitted to be recorded in बैंक स्टेटमेंट। जिस तरीके से हमारा अकाउंटेंट एक एंट्री हमारी अकाउंट बुक में करने से भूल गया था, उसी तरह हो सकता है कि किसी ग्लिच की वजह से कोई एंट्री हमारी बैंक के स्टेटमेंट में होने से रह गई हो, तो यह भी कारण बन सकता है डिफरेंस का। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन करने का रीजन ये भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 11,
एनी क्लरिकल मिस्टेक इन अकाउंट बुक और बैंक स्टेटमेंट। हमने पार्टी को चेक इशू किया 3000 रुपीज का, पार्टी ने चेक बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया 3000 रुपए, हमारा बैलेंस डाउन भी हो गया, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने वो एंट्री बाय मिस्टेक 300 रुपीज से कर दी, तो ये हुई क्लरिकल मिस्टेक। इसकी वजह से भी बैंक का स्टेटमेंट का और अकाउंट्स कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये सारे रीजन रहे जिनकी वजह से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट मेंटेन बाय और बैंक डिफरेंस कर सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को बराबर करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहेंगे। हमने पढ़ लिया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन करने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस या हमारी बैंक कॉलम कैश बुक का बैलेंस क्या हो सकता है। कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट ऑब्लिक पासबुक फेवरेबल बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मीन्स क्या है, पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि हमारे पास कैश इन हैंड है। कैश बुक हमारी क्या है, असेट अकाउंट। कैश क्या है आपका, असेट अकाउंट है। कौन सी एसेट, करंट एसेट्स। और एसेट जो भी होगी हमेशा बैलेंस कौन सा होगा, असेट्स ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। कैश हमारा असेट अकाउंट है एंड असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये आपने पढ़ाई है अकाउंटिंग में, क्लास 11 के जो स्टार्टिंग के चैप्टर करे उसमें पढ़ाई है आपने। यानी कि बात कर रहा है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस। अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, वो क्रेडिट बैलेंस। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आपका क्या आएगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए और वो फेवरेबल होगा। अगर वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अनफेवरेबल है। और वो कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया।
ये किस केस में होगा? इन केस ऑफ लोन अकाउंट। ये आपके लोन अकाउंट के केस में होगा। आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है, ओडी अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, उस केस में होगा। बैंक स्टेटमेंट का भी फेवरेबल बैलेंस होगा और एक अनफेवरेबल बैलेंस होगा। इसको समझने से पहले एक बात दोबारा से करते हैं जो अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंट्री। डिपॉजिट की और विड्रॉल की। डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे। जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो रिसीवर कौन होगा? बैंक। जाए क्या हमारे पास से? कैश अकाउंट। अगर विड्रॉ करते हैं, क्या आया हमारे पास? कैश अकाउंट। आया किससे? बैंक से। अगर हम अपनी बुक्स में कैश बुक बना रहे हैं तो हमने क्या छुपाया? कैश को छुपाया। बैंक में एंट्री हो गई। ऐसे ही बैंक वाले ने क्या छुपाया? बैंक को छुपाया। कैश की एंट्री हो गई। हमेशा आपके पास कैश बुक का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, यानी कि एसेट है, फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए। आपके पास जब कैश था, आपने बैंक को डिपॉजिट कर दिया। जब बैंक में डिपॉजिट किया, जब जरूरत पड़ती है आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया, आप कभी ना कभी बैंक से उसको वापस मांगेंगे। जब बैंक से वापस मांगेंगे तो बैंक के लिए आप क्या बन गए? क्रेडिटर। बैंक अकाउंट आपके लिए एसेट है, आपकी एसेट खड़ी हो गई, लेकिन वही जो आपके लिए एसेट है बैंक के लिए वो क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। यानी कि बैंक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये बैंक की लायबिलिटी है। बिकॉज योर फंड्स इन बैंक account is liability of बैंक। इसी तरह से अगर आपके पास बैंक का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, यानी कि आपने बैंक से लोन ले रखा है, इस केस में बैंक ने पैसा आपको दे रखा है। बैंक ने पैसा आपको दे रखा है, बैंक ने पैसा आपसे लेना है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो फेवरेबल है। अगर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो अनफेवरेबल है। इट मींस बैंक हैज गिवन
loan to you. It is a asset of bank and liability for business. और ये योर एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटी है। लेकिन बुक्स में अनफेवरेबल बैलेंस को एक वर्ड और देते हैं, इसे कहते हैं ओवर ड्राफ्ट। कि बैंक में जितना बैलेंस आपके पास है उससे ज्यादा बैंक ने आपको दे रखा है। ये सेम पोजीशन यहां भी। ओवरड्राफ्ट दो कंडीशंस है हमारे पास, या तो कैश बुक का बैलेंस आपके फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट का या बैंक पासबुक का बैलेंस आपके लिए फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। कैश का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है आपके लिए फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कैश इन हैंड रखा हुआ है। अगर वो अनफेवरेबल आ रहा है कैश बुक का बैलेंस, इसका मतलब आपने बैंक से लोन ले रखा है, जिसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। बैंक स्टेटमेंट का अगर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, आपकी वो असेट है। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपके लिए अनफेवरेबल आ रहा है, मतलब आपके लिए नेगेटिव आ रहा है, वो क्या है, आपके लिए ओवरड्राफ्ट है। यानी कि बैंक ने आपको लोन दे रखा है, बैंक आपसे रिसीव करेगा, वो बैंक की असेट बनेगा और आपकी लायबिलिटी बनेगा। हमने इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल्स करने हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोनों सिनेरियो दिए होंगे। आपका जो अकाउंटिंग का कैश बुक का बैंक बैलेंस है उसका बैलेंस भी दिया होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया होगा। दोनों में डिफरेंस होगा और वो ट्रांजैक्शंस बताई होंगी कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। उन दोनों के इफेक्ट को शो करके आपने एक स्टेटमेंट बनानी है। आप किसी भी बैलेंस को लेके स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप चाहो तो अपने कैश बुक के कॉलम को उठा के स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दो, चाहो तो बैंक कॉलम को बना के शुरू कर दो। आप अगर कैश बुक को उठाकर स्टेटमेंट बनाएंगे तो एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो बैंक स्टेटमेंट से मैच करेगा। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को लेकर स्टेटमेंट बनाएंगे, रिको बनाएंगे, तो आपका वो रिको कैश बुक के बैलेंस से मैच करेगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका बैलेंस इक्वल होगा, चाहे आप कैश बुक को उठाएं चाहे आप बैंक स्टेटमेंट को उठाएं। अब हम एक रफ स्टेटमेंट बना के देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी, रीजंस जो हमने पढ़े हैं, उस रीजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कैसे बनेगी, स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करनी है आपने, वो हम पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। रिको स्टेटमेंट कैसे बनेगा, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। particulars, details, amount। जैसा मैंने अभी
लास्ट में बताया आपको, आप चाहो तो रिको स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपने कैश बुक का बैलेंस लेकर, और चाहो तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेकर। अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेकर स्टार्ट करोगे तो एंड जो बैलेंस बचेगा वो बैंक स्टेटमेंट का आएगा, और अगर आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेकर स्टार्ट करोगे तो एंड जो बैलेंस बचेगा वो कैश बुक के बैंक कॉलम का आएगा। स्टार्टिंग करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक कैश बुक का बैलेंस दो पता हमने, फेवरेबल या अनफेवरेबल। अभी हम फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल मीन्स क्या था? डेबिट आउटर कॉलम में, ऐड या लेस, ऐड ऑब्लिक लेस। अब हमें यह देखना है कि क्या चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी और क्या चीजें हमें माइनस करनी पड़ेंगी। एक बार हम यही रुकते हैं, जो पहले हमने पॉइंट लिखे थे उसको यहां लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, बताया पहले ही मैंने। चाहे तो आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलें, चाहे स्टेटमेंट का लेके चलें। अगर कैश बुक का लेंगे तो एंड में स्टेटमेंट का बचेगा, अगर स्टेटमेंट का बैलेंस यहां लेंगे तो एंड में कैश बुक का बचेगा। जो रीजंस हमने पढ़े थे वो हमने दोबारा से नोट डाउन कर दिए हैं यहां। बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया, फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई लोन नहीं है, आपका अपना अकाउंट है, आप बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। पहली बात कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दो बातें होंगी, एक बैंक, दूसरा अकाउंट बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जैसे ही आप चेक इशू करेंगे तो अकाउंट बुक आपकी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। चेक इशू किया, हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, अकाउंट बैलेंस हमारा डाउन हो गया। लेकिन जिसको हमने चेक दिया था उसने चेक बैंक में लगाया ही नहीं। जब लगाया ही नहीं तो इसके ऊपर नो इफेक्ट टिल डे ऑफ रिको। यहां हम जितने भी बात करेंगे उस दिन की बात करेंगे जिस दिन हम बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। दोबारा रिकॉल नहीं कराऊंगा मैं इसमें। हम जितने भी बात करेंगे उस दिन की बात करेंगे, स्टेटमेंट की या कैश बुक की, जिस दिन बैंक का रिको बना रहे हैं। जैसे ही चेक इशू किया, बैंक अकाउंट हमने अपना डाउन कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए बैंक के ऊपर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। अब जिस चीज को हम डाउन कर चुके हैं, बराबर करना है तो क्या करेंगे? या तो इसको अप करें, टू बी अप करें, या इसको डाउन करें। हम बैलेंस कौन सा लेकर चल रहे हैं? कैश बुक का। अगर मैं कैश बुक के नजरिए से देखूं, जैसे ही चेक इशू किया था मैंने डाउन कर दिया, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कैश बुक को अप करना पड़ेगा। अप करेंगे तो क्या होगा? ऐड होगा। ऐड क्या होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
अगली बात, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, इसमें भी दो इफेक्ट, पहला बैंक, दूसरा अकाउंट बुक। चेक रिसीव किया है कस्टमर से, जैसे ही चेक रिसीव किया होगा अकाउंट बुक क्या हो गया होगा, अप हो गया होगा। लेकिन वो चेक बैंक में हमने भेजा ही नहीं, जब चेक बैंक में गया ही नहीं तो नो इफेक्ट टिल नाउ, अभी तक बैंक के ऊपर कोई इफेक्ट आया ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अगर कैश बुक का बैलेंस बैंक बुक से मिलाना हो तो या तो बैंक को बढ़ा दें या तो इसको अप करें या इसको डाउन करें। हमारे बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का, स्टेटमेंट से बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा, यानी कि क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, क्या होगा, ये आपका डाउन होगा, माइनस होगा। पॉइंट नंबर 3, चेक गिवन टू सप्लायर डिसऑनर्ड बाय बैंक, सेम इफेक्ट दो चीजों पे, बैंक या अकाउंट बुक। चेक गिवन टू सप्लायर डिसऑनर्ड बाय बैंक, जैसे ही सप्लायर को चेक दिया होगा हमने अपनी अकाउंट बुक डाउन कर दी होगी। लेकिन चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, यानी कि बैंक नो इफेक्ट ऑन बैंक बैलेंस। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस चीज को डाउन किया है या तो उसे हम क्या कर दें, अप कर दें, या फिर जिस चीज को डाउन नहीं किया उसको डाउन कर दें। हम बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हैं, जिस चीज को हमने डाउन किया था। बराबर करें क्या करना पड़ेगा, जिस चीज को डाउन किया था उसको दोबारा से अप कर दें, यानी कि चेक गिवन टू सप्लायर डिसऑनर्ड बाय बैंक, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हो गए 3 पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और लिखना है यहां पे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, दोबारा से लिख देते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। सेम दो बातें होंगी, पहली बैंक स्टेटमेंट मिलेगी और दूसरा अकाउंट बुक। चेक रिसीव्ड, जैसे ही चेक रिसीव किया होगा कस्टमर से हमने अपने अकाउंट को अप कर दिया होगा।
लेकिन वो चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट का बैलेंस अभी भी एज इट इज है, टिल नाउ नो चेंज। या तो जो बैलेंस आप किया था उसको क्या कर दें, डाउन कर दें, या जिस बैलेंस को अभी तक एज इट इज है उसको बराबर करने के लिए अप कर दें। हम बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हैं, जिसको हमने बढ़ाया था, अब क्या कर देंगे, उसको डाउन कर देंगे, यानी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड बाय बैंक, क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, वो डाउन हो गया। अगला कहते हैं बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, इफेक्ट बैंक पे या अकाउंट बुक पे। बैंक ने चार्जेस चार्ज किए तो बैंक ने क्या कर दिया, हमारा बैलेंस डाउन कर दिया, लेकिन अकाउंट बुक पे नो इफेक्ट टिल नाउ। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कैश बुक को डाउन करें या बैंक बुक को अप करें। हम कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं फॉर्मेट में, कैश बुक का, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी डाउन करना पड़ेगा, टू बी डाउन, या बैंक बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, अप, टू बी अप। बैलेंस लेके चल रहे हैं कैश बुक का, इसलिए हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अगला पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया, दो बातों के ऊपर इफेक्ट, बैंक के ऊपर या अकाउंट बुक के ऊपर। कस्टमर ने जैसे ही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया तो क्या हो चुका है, बैंक अप हो चुका है, लेकिन हमारी अकाउंट बुक, कैश बुक अभी भी नो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को अप कर दें या फिर बैंक बुक को डाउन कर दें। हम फॉर्मेट में लेके चले कैश बुक का बैलेंस, तो कैश बुक को क्या करें, अप कर दें, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। अगला पॉइंट, पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन। हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैंने जो लोन ले रखा है हर मंथ की इतनी तारीख को उसका ईएमआई या पे कर देना, या मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या मेडिक्लेम ले रखा है, इस डेट को आप उसकी पेमेंट कर देना। हमने इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया हुआ है, हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक वर्क कर रहा है।
जैसे ही बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, दो बातों पे इफेक्ट, बैंक पे या अकाउंट बुक पे। बैंक ने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट किया तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डाउन हो गया, लेकिन अकाउंट बुक पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। अब क्या करें, या तो जिसको डाउन किया है उसको क्या कर दे, अप कर दे, या जिस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है उसको क्या कर दे, डाउन कर दे। अपने फॉर्मेट में हम बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हैं, कैश बुक का, यानी कि अकाउंट बुक का। क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बुक को डाउन करना पड़ेगा। पेमेंट बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट, एनी इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। दो बातें, बैंक और अकाउंट। बैंक ने इनकम कलेक्ट करी, बैंक बैलेंस अप हो गया, लेकिन अकाउंट बुक पे अभी तक नो इफेक्ट है। बराबर करने के लिए क्या करें, या तो इसको डाउन करें या फिर अकाउंट बुक को अप करें। हम अपने फॉर्मेट में कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं, अकाउंट बुक का। बराबर करने क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बुक को अप करना पड़ेगा। एनी इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। अगला कहता है एनी एंट्री ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एंट्री रिकॉर्ड होने से रह गई, इन बुक्स लिख देते हैं यहां पे, इन बुक्स। बैंक अकाउंट बुक। हमने किसी को पेमेंट करी, बैंक से पेमेंट करी, बाय मिस्टेक हम अपनी बुक्स में उसको एंटर करना भूल गए, लेकिन बैंक अकाउंट बैलेंस हमारा डाउन हो चुका है। अगर ये डाउन हो गया है, बराबर करने के लिए या तो बैंक को क्या करें, अप करें, या फिर अकाउंट बुक को क्या करें, डाउन करें। हम बैलेंस लेके चल रहे हैं अकाउंट बुक का, तो क्या करें, अकाउंट बुक को डाउन करें। Any clerical mistake in bank account, बैंक अकाउंट बुक। मैंने किसी पार्टी को पेमेंट करी 5,000 रुपए की, और बाय मिस्टेक अपने अकाउंट बुक में उसको 500 रुपए से एंट्री कर गया। यहां क्या हुआ, हमारा बैंक डाउन हुआ। डाउन तो अकाउंट बुक भी हुआ, बट विद डिफरेंट अमाउंट। अब देखना यह है, डिफरेंट अमाउंट बैंक बुक में ज्यादा दिखाया हुआ है या कम दिखाया हुआ है।
किस बुक में इसकी एंट्री ज्यादा हुई है। अगर मैं अपने अकाउंट बुक को बाय मिस्टेक या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से कम दिखा गया तो क्या करें, इसको डाउन करें। इसको तो हमने ठीक दिखाया हुआ है, या फिर इसको क्या करें, अप विद डिफरेंस, डिफरेंस से अप करें, यानी कि एंट्री क्या हुई, एनी क्लरिकल मिस्टेक अगर वो लेस एंटर्ड किया है अकाउंट में, अकाउंट बुक में, तो क्या करें, इसको लेस कर दें। अगर मोर एंटर्ड इन अकाउंट में अगर ज़्यादा एंटर कर गए हैं तो हम प्लस कर दें। एंड में क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक ऑब्लिक स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, आप जिस बुक का बैलेंस लेके चलेंगे उस बुक के नज़रिए से देखेंगे कि जो एंट्री एडजस्टमेंट हमारे को दे रखी है उसका हमने उस बुक में क्या एडजस्टमेंट किया है, हमने उस बुक में उसको ज़्यादा दिखा दिया है या कम दिखाया हुआ है। अगर हम उस बुक में ज़्यादा दिखा चुके हैं तो बैलेंस डाउन करेंगे, अगर उस बुक में कम दिखाया है तो बैलेंस को अप करेंगे। मगर कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। जिस बुक के बैलेंस को हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, उसी बुक के नज़रिए से देखना है कि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग उस बुक में हमने एंट्री ज़्यादा की कर रखी है या कम की कर रखी है। और ज़्यादा की करी है तो माइनस प्लस जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि वो एक्सपेंसेस थी या इनकम था। अगर किसी एक्सपेंस की एंट्री उस बुक में ज़्यादा कर गए हैं तो डाउन हो गई होगी, बराबर करने के लिए उसे अप करना पड़ेगा। किसी इनकम की एंट्री उस बुक में ज़्यादा कर गए हैं तो बैलेंस बढ़ गया होगा, बराबर करने के लिए उसे डाउन करना पड़ेगा। आप जिस भी बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में लेंगे, एंड में दूसरी बुक्स का यानी कि रिवर्स बुक का बैलेंस आएगा और ये दोनों बैलेंस आपके मैच करेंगे, प्लस माइनस आपका हमेशा मैच करेगा। ये है सिंपल सा फॉरवर्ड बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट का। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, फॉर्मेट हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके, और नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ कवर कर देंगे, प्रैक्टिकल्स करके इसको ओवर कर देंगे, फिर आप अपने आप प्रैक्टिस करते रहना है इसकी। जो भी है यही फॉर्मेट है। टीचर्स आपको स्कूल में समझाएंगे कि आप इसको रट लो, अगर ये है तो इसको रिवर्स कर देना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने बस लॉजिक लगाना है। जिस बुक को आपने स्टार्टिंग में ली है उस बुक के अकॉर्डिंग आप समझना कि जो एडजस्टमेंट दी है उस बुक में आप उसका क्या इफेक्ट दिखाओगे हो, ज़्यादा इफेक्ट दिखाओगे हो या कम दिखाया। अगर ज़्यादा दिखा गए हो तो कम करना है, कम दिखाया हो तो उसको बराबर करना है। ये लॉजिक आपका रहेगा। आप हमें बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप
ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कभी कोई प्रॉब्लम आए आप हमारे को मेल कर सकते हैं shapinglearners@gmail.com पे, या वीडियो देखते हुए मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आपका धन्यवाद।